हेलो एवरीवन, मैं नवनीत त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सबका सक्सेस कर्व के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो मॉडल पेपर हैं वर्ष 2021 के विज्ञान के क्लास 10th के लिए अवेलेबल हो चुके हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के ऑफिशियल वेबसाइट पे। और उसके साथ ही जो सबसे पहला सॉल्यूशन है हमारे चैनल पे अपडेट कर दिया गया है, अपलोड किया जा रहा है लगातार। तो आप चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी अपडेट बिहार बोर्ड से संबंधित आपका मिस ना हो। तो आइए शुरू करते हैं आज जो मॉडल पेपर सॉल्यूशन है, जिसमें हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, कुल मिला के 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। जिसमें आज पहला प्रश्न हम डिस्कस करेंगे, जिसमें पूछा गया है किसी फोकस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। यानी कि यहाँ बताना है कि ऋणात्मक फोकस दूरी के बारे में। ठीक है, तो दो ही तरह की फोकस दूरी होती है, एक ऋणात्मक एक धनात्मक। ठीक है, तो जो अवतल दर्पण होता है एक होता है उत्तल दर्पण। तो जो अवतल दर्पण होता है जिसके बाहर पॉलिश किया जाता है, तो इसमें जो फोकस होता है ये लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, और जो साइन कन्वेंशन होता है तो जो लेफ्ट साइड में होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ऋणात्मक, और जो राइट वाले होते हैं वो क्या होते हैं, धनात्मक। तो यहाँ पे फोकस होता है लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा ऋणात्मक यानी कि अवतल दर्पण। इसका सही उत्तर हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, जिसमें पूछा गया है कि दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या यानी कि आर में क्या संबंध है। फोकस और रेडियस में संबंध पूछे हैं। ठीक है, तो अगर रेडियस जो होता है वो फोकस क्या होता है, फोकस रेडियस का आधा होता है। यानी कि फोकस इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोकस इक्वल टू r/2। यानी कि अगर रेडियस दिया है 150, अगर कोई आपसे पूछ ले फोकस क्या होगा, फोकस दूरी, तो 150/2 कर दीजिएगा। ठीक है, आसान है ये प्रश्न, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है सामान्य दृष्टि की स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी है, यानी कि लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पूछा गया है। ये बहुत ही आसान प्रश्न है, हम जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर रहे हैं लगभग हर जगह ये पूछे गए हैं। और यहाँ पे बस ध्यान यही देना है कि ये मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर दिए हुए हैं, इकाई में कोई गलती न करें, क्योंकि दरअसल होता यह है कि आसान प्रश्न आते हैं जल्दबाजी में गलत कर जाते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से मात्रक भी ध्यान रखिएगा। 25 सेंटीमीटर होगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है, ये आपको बताना है। तो आप सीधा जो डिस्पर्सन ऑफ लाइट है, प्रकीर्णन, उसको ध्यान में रखें। यानी कि लेमडा बढ़ेगा तो ये कम होगा झुकाव, यानी कि जो प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकने की बात है, तो लेमडा सबसे ज्यादा होता है रेड का, यानी कि लाल रंग का। जो विग्योर लाइट होती है डिस्पर्स होती है, तो इसलिए इसका जो प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम कौन झुकेगा, लाल। यानी कि लेमडा ज्यादा तो उसका झुकाव कम। तो ये इनके रिलेशन होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन लाल। अगला प्रश्न दिया है मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है, ये आपको बताना है। तो ये इन्वर्टेड एंड रियल होता है, यानी कि वास्तविक और उल्टा, यानी कि सही उत्तर होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है छठे में कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। देखिए यहाँ पे जो दिए हुए प्रकाश के परावर्तन, प्रकीर्णन, अपवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, इसी फेनोमेना की वजह से आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। जैसा कि आपको पता है कि जो विग्योर होता है, ये इसी के अनुसार जो रंग प्रतीत होता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है, इसी को कहा जाता है। ठीक है, विग्योर का अलग अलग जो व्हाइट कलर का टूटना 7 अलग रंगों में, इसी को बोला जाता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट, यानी प्रकीर्णन। ठीक, तो इसी की वजह से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, यानी कि मैग्नीफाइंग इमेज की बात की जा रही है। तो इसका होता है समतल दर्पण में एक समान बनता है, उत्तल में छोटा, उत्तल में और अवतल की बात है तो अवतल में छोटा बनता है डिमिनिश्ड, और उत्तल में मैग्नीफाइंग इमेज बनता है, यानी कि प्रतिबिंब बड़ा बन जाता है। ठीक है, वस्तु से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक, थर्ड ऑप्शन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये आपको बताना है कि कौन सा लेंस निकट दृष्टि को ठीक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे यूज किया जाता है निकट दृष्टि को अवतल लेंस के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे रेटिना के सामने बन जाता है इमेज, इसलिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। ठीक,
अगला प्रश्न है निम्नांकित में कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। बहुत ही आसान प्रश्न है, जो भी ऑप्शन दिया मोटर, जनरेटर, वोल्ट मीटर, तो गैल्वेनोमीटर है। इसमें एक शंट होता है, ये सब हम पढ़ेंगे जब डिटेल्स में चैप्टर को पढ़ेंगे। फिलहाल अभी ये जानिए कि गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। अगला प्रश्न है दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। तो ये था फ्लेमिंग का रूल। ये बहुत आसान है, ये प्रश्न हम 2014 में भी कर चुके हैं। अगला प्रश्न है 11वां, जिसमें पूछा गया है विभवांतर का SI मात्रक। ये प्रश्न भी रिपीटेड है। देखिए मॉडल पेपर में भी क्वेश्चन नए नहीं आ रहे हैं, जो आप किए रहेंगे वही सब प्रश्न आ रहे हैं। जो हम लगातार आपको अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं वही सब प्रश्न आ रहे हैं। बाकी आप डिजिटल बिहार बोर्ड जो हमारा वेबसाइट है वहां से पेपर डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इसका SI मात्रक हो जाएगा विभवांतर का वोल्ट। सही उत्तर फर्स्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। प्रतिरोध का मान किस में बढ़ेगा। सीरीज में लगातार हम जोड़ देते हैं और पैरेलल में हम 1 अपॉन करके जोड़ते हैं, तो यहाँ पे किस में बढ़ेगा। सिंपल बात है, जो लगातार जोड़ेंगे उसमें, तो श्रेणी क्रम में। ठीक, तो श्रेणी क्रम इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है, यानी कि इसके नेचर के बारे में पूछ रहा है। जब हम नेचर और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो इसके बारे में बताएंगे। तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है काल्पनिक होता है। ठीक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला, इमेजिनरी जिसको बोलते हैं। अगला प्रश्न है 14वां, जिसमें पूछा गया 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो ये 3600 मिलियन, तो यानी कि 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है। ठीक, इसका सही उत्तर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगला प्रश्न है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, यानी कि वैसी ऊर्जा जो पुनः स्थापित या पुनर्स्थापन माने कि पुनः उसको यूज में लाया जा सके। तो इसमें जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं एक सौर ऊर्जा ही है जो कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। बाकी सब तो मतलब नेचुरल गैसेज जो भी हैं ये तो प्रकृति पे डिपेंड करते हैं, नेचर पे मतलब जो होता है कि यूज करने पे वो खत्म हो जाते हैं। ठीक, और बहुत समय लगता है उनके बनने में, और नवीकरणीय ऊर्जा मैंने उसको दोबारा यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो सौर ऊर्जा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जिसमें पूछा गया कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। जो ऑप्शन दिया अवतल उत्तल लेंस दोनों। तो जो डाइवर्जिंग लेंस जिसके बारे में बात की जा रही है, तो हमने पढ़ा कि फोकल लेंथ अवतल लेंस में निगेटिव होता है, तो यही हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक, अगला प्रश्न है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण जो ऑप्शन में दिए हुए हैं लाल, हरा, नीला, तो ये सभी के सभी प्राथमिक वर्ण है, ये आपको याद होने चाहिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो जो भी ऑप्शन है कार्निया, प्यूपिल, रेटिना, आइरिस ही है जो रंगीन भाग होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। 19वें प्रश्न में पूछा गया है 1 हर्स पावर बराबर होता है। 1 हर्स पावर बराबर होता है 746 वाट, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न में पूछा गया है 20वें में कि विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास उत्तल लेंस को बोला जाता है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे इमेज को मैग्नीफाई कर देता है, तो लेबोरेटरी वगैरह में जो छोटी छोटी चीजें होती हैं उनके लिए यूज किया जाता है किसका, मैग्नीफाइंग ग्लास का, और जो कि उत्तल लेंस का होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 21वां, जिसमें पूछा गया है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है। तो सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये परमाणु आयन प्रोटॉन ये तो होते नहीं है, और जो गतिशील कण है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन ही है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा ये आपका मात्रक है आवेश का। ठीक है, जो चार्ज होता है उसी का मात्रक है। ठीक, 1 एम्पियर घंटा बराबर 3600 कूलम होता है। तो कूलम किसका है, चार्ज का ही। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न में पूछा गया है 23वें में कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है। तो यहाँ पे आपको समझना है कि जो पावर होता है वो क्या होता है, वर्क डन इनटू टाइम, और जो वाट होता है वही तो होता है। तो वाट क्या हो जाएगा आपका, वर्क डन यानी कि जूल इंटू सेकेंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। और अगले प्रश्न में पूछा गया है 24वें में कि विद्युत धारा का मात्रक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं एम्पियर, वोल्ट, ओम, वाट, तो इसका विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा, जो करंट होती है तो एम्पियर ही होता है, सिंपल सा है। ठीक, और जो 25वें प्रश्न में पूछा गया है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है। तो जो भी ऑप्शन दिए O2, NH3, CO2, N2, तो जो CO2 है सबसे मतलब उत्तरदायी गैस है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, इसी के बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग होता है। ठीक है, और जो 26वां प्रश्न है जिसमें पूछा गया है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन, संयोजन, विस्थापन, अपचयन। तो इसका सही उत्तर होगा डी। ये प्रश्न हम पिछली बार भी कर चुके हैं। और जो 27वां प्रश्न है इसमें पूछा गया है कली चूना पर जब डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पे ऊर्जा मतलब निकलती है, तो इसको हम लोग उष्माक्षेपी बोलते हैं। ठीक है, और जो
उष्मा वाली। तो और जो 28वें प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो जो अभिक्रियाशील वाला जो सीरीज है, रिएक्टिविटी सीरीज, वहां पे आप देखे होंगे कि जो सबसे बॉटम में होते हैं वो सबसे लिस्ट रिएक्टिव होते हैं, वो मतलब रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक। और बाकी जो ऊपर होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं, कॉपर, जो सिल्वर और गोल्ड, ये सब क्या है, बॉटम पे पाए जाते हैं अभिक्रियाशील श्रेणी में, जो रिएक्टिविटी सीरीज है। और जो मरकरी है ये ऊपर पाया जाता है, तो ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील हो जाएगा दिए हुए ऑप्शन में, यानी कि बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, चूना जल का रासायनिक सूत्र है, ये आपको बताना है। ये प्रश्न हम लगातार करते आ रहे हैं 2014 में, 16 में भी, जिसका COH का होल ट्वाइस होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान होगा। ये पीएच मान का सबसे टफ क्वेश्चन आप जो कह सकते हैं हो सकता है, क्योंकि पीएच मान से हमेशा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिसमें डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि अम्ल का मान कितना होगा, क्षार का मान कितना होगा, ऑप्शन देके न्यूट्रल का मान कितना होगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट किया गया है, जिसमें पूछ लिया गया है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। सबसे पहले तो आप ये पहचाने कि ये प्रॉपर्टी किसकी है, एसिड अम्ल की कि क्षार की। तो जो अम्ल होते हैं ब्लू लिटमस को रेड करते हैं, और ये जो लाल लिटमस को नीला करता है कौन, क्षार। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं 11, 10, 5, तो क्षार में क्या होता है, हमने बताया था कि 0, 7, 14 कर लीजिएगा। 7 से ऊपर होगा तो क्षारीय, 7 से कम होगा तो अम्लीय, और 7 न्यूट्रल। तो यहाँ पे 7 से ऊपर वाले जो भी ऑप्शन होंगे वो प्रॉपर्टी मैच करेगी क्षारीय से, और इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि ए और बी दोनों। और 31वें प्रश्न में पूछा गया है, एल्काइन में कार्बन कार्बन बीच के कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो यहाँ पे 3 होगा, 3 बंड होता है, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा 3। और जो 32वें में पूछा गया है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है। बहुत ही आसान प्रश्न है, C6H12O6 ग्लूकोज का आणविक सूत्र हो जाएगा, ठीक है। और जो 33वें प्रश्न में पूछा गया है, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। तो जो हायर साल्ट ऑफ फैटी एसिड जो होते हैं उनको हम लोग साबुन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला ऑप्शन। अगले प्रश्न में पूछा गया, CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। फंक्शनल ग्रुप के बारे में पूछा जा रहा है। ऐसा ही एक प्रश्न हमने किया था, याद रखिएगा, याद कीजिएगा, जिसमें COOH करके दे दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे एल्डिहाइड होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट हाइड्रोजन से अटैच है कार्बोनिल ग्रुप, जो कि एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप को दर्शाता है, अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा पहला ऑप्शन। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि आवर्त सारणी के, इसमें पूछा गया है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या, ठीक। तो जो ऑप्शन दिए हुए हैं, घटती है, पहले घटती है, पुनः बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है, बढ़ती है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये समझिए कि होता क्या है जब हम बाएं से दाएं जाते हैं, तो ठीक। तो यहाँ पे सेल नंबर तो भाई सेम रहता है, ठीक। और यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस पे अट्रैक्शन बढ़ते जाता है, तो इससे क्या होते हैं, अट्रैक्शन की वजह से वो लोग पास आते जाते हैं, इसलिए परमाणु त्रिज्या क्या होगी, घटते जाएगी। तो इसका सही उत्तर होगा पहला ऑप्शन, यानी कि घटती है। अगले प्रश्न में पूछा गया है 36वें में कि निम्नांकित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। बढ़ते क्रम में सजाएं यानी कि सबसे कम वाला पहले लिखें, ठीक। तो ये आपको लिखना है, तो इसमें सबसे कम जो होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो अधातु गुण बढ़ता है, तो उसी हिसाब से देखेंगे। तो एक्सट्रीम राइट वाला जो है उसका अधातु गुण सबसे ज्यादा होगा, तो उसको हम लोग सबसे आखिर में लिखेंगे। तो यहाँ पे फ्लोरीन का धातु गुण सबसे ज्यादा होगा, तो इसको सबसे आखिर में लिखिए। तो ऑप्शन ए, सी और डी में सबसे आखिर में लिखा हुआ, फिर ऑक्सीजन, और फिर आता है आपका कार्बन। तो यहाँ पे ये जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है ए ऑप्शन, ये सही होगा, ठीक। बाकी ये सब गलत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि ए। अगले प्रश्न में पूछा गया है सिलिकॉन क्या है। ये प्रश्न हम लोग लगातार करते आ रहे हैं, और हर जगह हम 5 ऐसे एलिमेंट बताए हुए हैं आपको पिछले वीडियो में भी, तो बस उतना ही याद रखें, वही उपधातु में आएंगे जब भी आएंगे। सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, स्ट्रोबियम जो भी है, तो इन्हें भी बस याद रखें। तो उपधातु हो जाएगा इसका सही उत्तर। और 38वें प्रश्न में पूछा गया है कौन विद्युत घनात्मक तत्व है। तो जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है वो लेफ्ट में होते हैं, और बाकी ये जो भी दिए हुए हैं सब राइट वाले हैं। और ये नॉन मेटल्स हैं, तो जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन, ठीक। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। तो ये जो राज्य है वो है उत्तराखंड, यहाँ पे टिहरी बांध का निर्माण किया गया। तो सही उत्तर ऑप्शन बी। अगले प्रश्न में पूछा गया है निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा, आपने बहुत बार किया होगा, सोडियम। बहुत फेमस है क्योंकि ये बहुत हाईली रिएक्टिव होता है, आसानी से हवा में रिएक्ट कर जाता है, ठीक।
और इसलिए इसको केरोसिन में डुबो कर रखते हैं। और बाकी पूछा गया है अपमार्जक से बनाए जाते हैं, तो अपमार्जक जो होते हैं इससे सभी जो ऑप्शन में दिए हुए हैं सर्फ एक्सेल, शैम्पू, इजी सर्फ, ये सब अपमार्जक से ही बनाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न में पूछा गया है सौर सेल में किसका उपयोग होता है, तो सौर सेल में जो उपयोग होता है सिलिकॉन का। जो सोलर सेल होती हैं उनमें सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता, ये प्रश्न आपको याद होगा, हमने पिछले वीडियो में भी किया हुआ है इस प्रश्न को। यहाँ पे हमने बताया था कि जो सीएनजी होता है इसका जो प्रेशर होता है बहुत हाई होता है और इसको कहा भी जाता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसमें बहुत हाईली कंप्रेस्ड प्रेशर होते हैं, इसलिए इसका खाना बनाने के ईंधन के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जिसका उपयोग नहीं किया जाता है ईंधन के रूप में, सीएनजी। ठीक, अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि ये क्या है, 2CuO + O2 2CO। यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है, सिंपल बात है, ऑक्सीकरण है। ठीक, अगले प्रश्न में पूछा गया कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। ये आपको बताने हैं कि इसमें कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। तो आप ऐसे भी देख लें कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 2 Cl, चलो भाई ठीक है, 2 हाइड्रोजन 2 Cl। ठीक, अगले प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पे गिन लीजिए 2 2 4 1 5 ही ऑक्सीजन है, तो ये गलत हो गया यानी कि ऑप्शन बी। ठीक, तो ये समीकरण संतुलित नहीं है। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। उदासीन विलयन जो न्यूट्रल होता है उसी को हम लोग बोलते हैं, तो 7 हो जाएगा। ठीक, प्रश्न संख्या 47 में पूछा गया है कौन दुर्बल अम्ल है। तो जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं आपको पता है HNO3, HCl, H2SO4 ये क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। और बाकी जो CH3COOH है ये क्या है, दुर्बल अम्ल है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। और अगले प्रश्न में पूछा गया है क्रायोलाइट अयस्क है, तो इसका फॉर्मूला होता है Na3AlF6 यानी कि Na3AlF6। तो किसका हो जाएगा, दिए हुए ऑप्शन में से एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम आ रहा है, बाकी सब तो कुछ आ नहीं रहे हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि एल्यूमिनियम का। 49वें प्रश्न में पूछा गया पोटेशियम की परमाणु संख्या, सिंपल एटॉमिक नंबर पूछ लिया गया जो कि 19 होता है, सही उत्तर। और बाकी फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नेम होता है मेथेनोइक एसिड। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, मेथेनोइक एसिड जो है फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नेम है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न में पूछा गया है इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र है। इथाइल अल्कोहल, मिथाइल, इथाइल यानी कि 2 कार्बन, और अल्कोहल का फॉर्मूला होता है CnH2n+1 OH। अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, OH सब में है। ठीक है भाई, अब यहाँ पे फॉर्मूले में देख लीजिए CnH2n+1 अगर 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 1 5 आना चाहिए, तो C2H5OH, यही सबसे सही उत्तर होगा यानी कि ऑप्शन सी। और अगले प्रश्न में पूछा गया है एल्काइन कौन है। एल्कीन, एल्केन और एल्काइन। एल्काइन होता है, इसका फॉर्मूला आपको याद होगा, C2H2 होता है। ठीक, और CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2, तो यही होगा। ठीक, ये सबका जनरल फार्मूला है जो आपको याद होना चाहिए, तो दिए हुए ऑप्शन में से तो यही है जो एल्काइन है। और अगले प्रश्न में पूछा गया है चीनी का रासायनिक सूत्र, ये भी बहुत आसान है, C12H22O11, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। ये सब सिंपल रासायनिक सूत्र वाले प्रश्न है। और 54वें नंबर प्रश्न में पूछा गया एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सह संयोजक बंधन की संख्या होती है, तो 5 होती है। ठीक, एसिटिलीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड और फिर इधर आ जाता है 3 और इधर 1 1 2 एडजेसेंट कार्बन के, तो 3 2 5। ये स्ट्रक्चर हम बना नहीं पा रहे हैं, आपको दिखाते। ठीक, और बाकी जो श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज हैं, तो जो जर्मिनेटिंग यानी कि जो अंकुरित बीज होते हैं उन्हीं पे श्वसन के बारे में अध्ययन किया जा सकता है, तो ये अंकुरित बीज हो जाएगा सही उत्तर। और जो 56वें प्रश्न में पूछा गया मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है। जब आप पढ़े होंगे छठा चैप्टर क्लास 10th का, तो उसमें बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि इसका अपने दिमाग से भी आप सोच सकते हैं, उत्सर्जन में ही इनका यूज किया जाता है। वृक्क का पोषण में तो होता नहीं, शोषण में होता नहीं, परिवहन में होता नहीं, तो उत्सर्जन हो जाएगा। ठीक, सही उत्तर। और अगले प्रश्न में पूछा गया है पौधों में जाइलम निम्नांकित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है। तो जाइलम से पानी का परिवहन होता है, भोजन के लिए फ्लोएम, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पानी, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न में पूछा गया है श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है। तो श्वसन के दौरान हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, सही उत्तर हो जाएगा। फलों के पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीन, जिबरेलिन, इथिलीन, साइटोकाइन। तो जो फ्रूट राइपनिंग के लिए जो होता है, फलों के पकने के लिए क्या होता है, इथिलीन होता है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी।
अगले प्रश्न में पूछा गया है कि जो न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है, तो ये जो डेंड्राइट, तंत्रिका कक्ष, कोशिका पिंड, तंत्रिका आंत है, तो इसका सही उत्तर होगा डेंड्राइट। ठीक। अगले प्रश्न में पूछा गया है निम्नांकित में कौन आपातकाल का हार्मोन है, यानी कि जो जो कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, एड्रेलिन को बोलते हैं। ठीक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अनैच्छिक यानी कि जो ऑप्शन दिए हुए उल्टी, अत्यधिक लार निकलना, दिल की धड़कन, चबाना, तो ये सब आप चाहे या ना चाहे उल्टी को आप रोक नहीं सकते हैं। ठीक है। अत्यधिक लार निकलना, ये भी दिल की धड़कन भी नहीं रोक सकते। एक चबाना ही है जो आप मतलब अनैच्छिक क्रिया नहीं है दिए हुए ऑप्शन में से, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक। अनैच्छिक ऐच्छिक क्रिया समझ रहे हैं ना, ऐच्छिक आप अपने आवश्यकता अनुसार उसको रोक ले, अनैच्छिक आप चाह के भी मतलब न रोक पाए, तो जो ऑप्शन दिए हुए थे उसमें से वही होगा। बाकी अगले प्रश्न में पूछा गया है कि मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है, तो 9 महीने होते हैं। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक महीने में 30 दिन, तो 30 9 270, यानी कि 270 दिन इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक्चुअली ऑप्शन में 280 के आसपास देता है, तो 280 भी दिया रहे तो आप ये कंफ्यूज ना हो कि ऑप्शन में दिया ही नहीं है, 280 तक भी आप टिक कर सकते हैं। ठीक। अगले प्रश्न में दिया हुआ है कि गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ, तो देखिए ये जो भी ऑप्शन दिए हुए इसमें मैच नहीं किए थे। 1986 में शुरू किया गया था, लेकिन फिर भी आप हाँ यहाँ पे हमने इसको क्लेरिफाई कर दिया है आप करेक्ट आंसर के रूप में। गंगा कार्य योजना के प्रथम चरण की शुरुआत 14 जनवरी 1986 को हुई और 31 मार्च 2000 को इसे समाप्त कर दिया गया। तो ये मॉडल पेपर में एक ये गड़बड़ी है कि सही ऑप्शन दिए नहीं हुए हैं। बाकी आपको सही उत्तर हमने बता दिया कि 1986 में हुआ था। ठीक। अगले प्रश्न 65 में पूछा गया है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नांकित में किसमें होता है। ठीक। तो जो मुकुलन है जिसको हम लोग ईस्ट में क्या होता है, आउटर ग्रोथ एक बन जाता है, जो कि मुकुलन में जनन होता है। ठीक। एक शरीर के बाहर से एक और उभरा अंग निकल जाता है जिसी को हम लोग आउटर ग्रोथ बोलते हैं, तो ये मुकुलन होता है ईस्ट में। प्रश्न में पूछा गया है कि मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते, ये पूछ रहा है। प्रोटीन, सेलुलोज, वसा। तो जो सेलुलोज होता है ये कौन करते हैं, ये जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, घास फूस खाते हैं, वो क्या होते हैं, सेलुलोज का पाचन कर पाते हैं, और हम लोग तो खाते नहीं है, तो हम लोग इसका पाचन नहीं कर पाएंगे। ठीक। इसका सही उत्तर हो जाएगा सेलुलोज। अगले प्रश्न में पूछा गया है ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण है हाइपरटेंशन, मतलब हृदय की गति का एकदम बढ़ जाना। ठीक। तो हाइपरटेंशन हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है परजीवी पादप का उदाहरण, तो यहाँ पे जो कसकूटा है ये परजीवी पादप का उदाहरण है, बाकी बैक्टीरिया, विषाणु, कवक ये नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कसकूटा। अगले प्रश्न में पूछा गया है हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, तो ये फेफड़ों द्वारा, नीले द्वारा, आलिंग द्वारा, तो ये सभी के सभी हो जाएंगे क्योंकि ये सब हेल्प करते हैं और ये सब फेफड़े के ही पार्ट हैं, अंग हैं, तो ये सब उसी में आ जाएंगे, फेफड़े में ही आते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। अगले प्रश्न में पूछा गया हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है, तो हाइड्रा में क्या होता है, मुकुलन होता है। ठीक है। तो इसका ईस्ट हाइड्रा सब में मुकुलन ही होता है, जो हमने ईस्ट में समझा वही यहाँ भी है। ठीक। जो 72वां प्रश्न है इसमें पूछा गया है जनन संचारित रोग है, तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं सिफिलिस, एड्स, गोनोरिया, चूंकि जो एड्स है वायरल है, बाकी सिफिलिस, गोनोरिया बैक्टीरियल होते हुए भी ये सब क्या है, जनन संचारित रोग है, तो यहाँ पे सभी के सभी हो जाएंगे जनन संचारित रोग, यानी कि इनमें से सभी। अगले प्रश्न में पूछा गया है पुष्प का सबसे बाहरी भाग है, तो पुष्प का सबसे बाहरी भाग के बारे में पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर होगा बाह्य दलपूज। अगला प्रश्न है जो आपके स्क्रीन पर वो ये है कि जो ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है। ठीक। तो जो एंटीबॉडी होता है उसके अपोजिट होता है। ठीक। जो एंटीबॉडी ए है तो यहाँ पे ब्लड समूह ए में पूछा जाएगा एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडी हो जाएगा उसके अपोजिट, यानी कि बी, यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नांकित में कौन नियंत्रित नहीं करता है। जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं इंसुलिन, ग्लूकागॉन, गैस्ट्रिन, सोमेटोस्टेटिन, तो जो सोमेटोस्टेटिन है ये है ग्रोथ हार्मोन, तो ये नहीं नियंत्रित करता है। ठीक। इन सबसे अलग भी है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न में पूछा गया है पादप वृद्धि हार्मोन है, ये आपको याद होगा कि ऐसे प्रश्न हम बहुत बार किए हैं जहाँ पे पूछ रहा है कि ये जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं सब क्या है, एक यही दिया है पादप वृद्धि हार्मोन के। आपको बस ये याद रखना है पादप वृद्धि हार्मोन कौन कौन से, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड, यही 5 हैं जो पादप वृद्धि हार्मोन है, बाकी पादप वृद्धि हार्मोन नहीं है, तो जिबरेलिन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक। अगले प्रश्न में पूछा गया है हनुमान स्त्रावित होता है। ठीक। ये हार्मोन होगा। ठीक है। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो हार्मोन इंडोक्राइन यानी कि अंतः स्त्रावित ग्रंथि से होता है, और जो एक्सोग्राइन से वो स्वेट ग्लैंड वो सब होती हैं वो वहां से स्त्रावित होती हैं।
इसका सही उत्तर हो जाएगा हार्मोन स्त्रावित होता है अंतः स्त्रावित ग्रंथियों से। 78वां प्रश्न है जिसमें पूछा गया है मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो 3 जोड़े होते हैं, सब मैक्सिलरी, सब लिंगुअल और पैरोटिड। यही 3 जोड़े होती हैं, जो कि सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न में पूछा गया है एंड्रोजन है, एंड्रोजन क्या है? मेल हार्मोन, फीमेल हार्मोन, पाचक रस, पाराथायराइड। तो सही उत्तर होगा इसका मेल हार्मोन, ठीक, जो कि मेल में पाया जाता है। एंड्रोजन हार्मोन मेल के स्पर्मेटोजेनेसिस इन सबको रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेल हार्मोन। और आज का जो मॉडल पेपर का आखिरी प्रश्न है उसमें पूछा गया है बहुत ही आसान प्रश्न कि मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना। तो भाई इसका सही उत्तर क्या होगा? मेंडल, डार्विन, लमार्क, खुराना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेंडल। इन्होंने पी यानी कि मटर पे बहुत एक्सपेरिमेंट किया था और बहुत सारे थ्योरीज भी दिए थे। तो मेंडल का एक अलग ही चैप्टर है जेनेटिक्स करके। तो ये सब जो भी प्रश्न थे ऑब्जेक्टिव हमने डिस्कस कर लिया, और बाकी जो भी इंपॉर्टेंट है सब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन है हम लगातार अपने चैनल पे आपको अपडेट किए जा रहे हैं। तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।